हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक। इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्रीज के जो वर्क होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। ओके, जो हमारा पहला एनालिसिस है वो एस्ट्रोसेट से रिलेटेड है। जो एस्ट्रोसेट में अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो ऑनबोर्ड होता है। उस सैटेलाइट ने क्या स्पॉट किया है? स्पॉट किया है एक रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार। ओके, इससे रिलेटेड न्यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एस्ट्रोसेट है जो उसके बारे में रीड करेंगे, एंड उसके बाद उसमें जो ऑनबोर्ड होता है UIT अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसके द्वारा एक रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार को स्पॉट किया गया है। देन उसके बारे में जो इंडियन साइंटिस्ट उस पर जो स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोसेट के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोसेट क्या है? इट इज एन इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। Okay, and this scientific satellite mission used for detailed understanding of our universe. Okay, and the astrosat is designed to observe the universe in the visible ultraviolet low high energy x-ray regions of the electromagnetic spectrum, and with the help of its 5 payloads. अब जो इसके 5 payloads है उसमें से एक payload कौन सा है? That is UIT अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ओके, इसका एम क्या है? एस्ट्रोसेट का एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द हाई एनर्जी प्रोसेस इन द बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड द ब्लैक होल, टू एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और टू स्टडी द स्टार बर्थ रीजन एंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन द स्टार सिस्टम्स। ओके, लाइंग बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड जो ये मिशन था, जो एस्ट्रोसेट जो सैटेलाइट जो साइंटिफिक सैटेलाइट मिशन था, ओके, हैज पुट इसरो अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ नेशन एंड दैट हैव अ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। और जो ये मिशन था ये और किस किस कंट्री पे है? द यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एंड रसिया हैव सच ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। इंडिया को छोड़ के और कौन से जो देश है जहां पर ये इस तरह का जो ऑब्जर्वेटरी है वो है यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन जापान एंड द रसिया। ओके, जो ये सैटेलाइट था, जो साइंटिफिक सैटेलाइट है जो एस्ट्रोसैट, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? लॉन्च बाय द इंडियन लॉन्च व्हीकल PSLV फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ऑन 28 सितंबर 2015 बाय इसरो द्वारा ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। एंड इसका व्हीकल क्या था? PSLV। ओके, इसका एक यूनिक फीचर है इस एस्ट्रोसेट मिशन का, दैट इज इट इनेबल द simultaneous multi-wavelength observation of various astronomical object with a single satellite. और ground control system क्या है? The ground command and the control system for the astrosat located at ISRO telemetry, okay, tracking command network ISTRAC जो बैंगलोर में है। याद रखिएगा कि इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एंड इज एम टू स्टडिंग द सेलेस्टियल सोर्स इन एक्स-रे, ऑप्टिकल, UV स्पेक्ट्रम बैंड्स एंड विथ इट्स 5 यूनिक एक्स-रे एंड अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप वर्किंग इन टैंडेम। ये था एस्ट्रोसेट के बारे में। देन अब हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने क्या किया है? एक्सप्लोर किया है ग्लोबुलर क्लस्टर को जो हमारे गैलेक्सी में है, जिसका नाम क्या है? NGC 2808। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है? ग्लोबुलर क्लस्टर इज द कलेक्शन ऑफ 1000 to million ऑफ स्टार मूविंग एज अ वन यूनिट। इसको कहते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर। और हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है, जो ग्लोबुलर क्लस्टर जिसका नाम है NGC 2808, उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्सप्लोर करते टाइम उन्होंने पाया है, उन्होंने फाइंडिंग की है कि दीज स्टार हैव एटलीस्ट 5 जनरेशन ऑफ स्टार हैव स्पॉटेड अ UV ब्राइट स्टार। ये जो कलेक्शन है, जो 1000 ऑफ मिलियन स्टार का कलेक्शन है, उनमें से पाया गया है कि उनमें से जो स्टार हैं वो क्या कर रहे हैं? स्पॉट कर रहे हैं UV ब्राइट स्टार। ठीक है, एंड दीज स्टार हुज इनर कोर इज ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड, okay, making them very hot
and exist in the last stage of evolution of sun like star. Okay, then and यहाँ पर जो डायनासोर की बात की गई है, यहाँ पर उसके टाइम से बात की गई है कि जो ओल्ड जो ग्लोबुलर क्लस्टर है उसको एक डायनासोर के टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। डायनासोर के टर्म पे इट मीन्स यहाँ पर ये है कि जो ग्लोबुलर स्टार है वो इतना पुराना है। ओके, इसलिए यहाँ पर उसको डायनासोर टर्म यूज किया गया है। एंड जो हमारी जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इस ग्लोबल स्टार को स्टडी करके एंड वो क्या क्या फाइंड करेंगे, हाउ स्टार इवॉल्व थ्रू वेरियस फेजेस बिटवीन देयर बर्थ एंड द डेथ। एंड इस पे वर्क कौन कर रहा है, साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड याद रखिएगा NGC 2808 वो क्या है, ग्लोबल क्लस्टर है। ओके, जिसका स्टडी कर रहे हैं। देन एंड इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो किसके द्वारा किया गया, जो यूवी ब्राइट स्टार है जिसको स्पॉट किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, बाय द एस्ट्रोसैट। ओके, बाय द एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट में जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, एक जो पेलोड है जो उस पे ऑन बोर्ड है उस सैटेलाइट पे, उसके द्वारा इस यूवी ब्राइट स्टार को क्या किया गया, स्पॉट किया गया। देन जो IIA है, IIA मैंने आपको जो बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने UVIT डाटा को, UVIT इट मींस अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ओके, ये डाटा को और अदर जो डाटाज है जहां से कलेक्ट किए गए, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड द गाइया टेलीस्कोप, ओके, इन सब के डाटा को कलेक्ट करके उन्होंने फाइंड किया कि अबाउट 34 यूवी ब्राइट स्टार वर फाउंड टू बी द मेंबर ऑफ ग्लोबुलर क्लस्टर। ओके, एंड उनमें से जो वन ऑफ द यूवी ब्राइट स्टार है, उनमें से जो एक यूवी ब्राइट स्टार है वो पाया गया है कि इट इज अबाउट 3000 टाइम ब्राइटर देन द सन सरफेस। ओके, एंड जो यूवी ब्राइट स्टार वो क्या है, 3000 टाइम ब्राइटर है देन द सन। और इसको प्रॉपर स्टडी करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं इन सब स्टार्स की, इन सबको स्टडी करने के लिए वो एक मॉडल का यूज कर रहे हैं। मॉडल का नाम है हर्ट्ज-स्प्रंग-रशल। ओके, डायग्राम अलोंग विद द थ्योरेटिकल मॉडल टू थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट स्टार एंड प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर इवोल्यूशन। सो ये था हमारा पहला न्यूज। ओके, देन हमारा जो सेकंड न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, एक वेबिनार हुआ है जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन से जो एक वेबिनार हुआ है, जो किसके द्वारा हुआ है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो हाइजीन है, ओके, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर उनको उनको जो ढेर सारी जो अवेयरनेस है, ओके, एंड जो मिथ्स हैं उसको बताने के लिए ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड दिस इज नीड टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट, ओके, इन गैल्वेनाइजिंग द कम्युनिटी फॉर स्टैंडिंग बाय गर्ल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड अदर इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी। एंड यहाँ पर जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ वेज बताए हैं मैनेजिंग मेंस्ट्रुएशन इन अ बैलेंस्ड वेज। उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं, that is a balanced diet with a lots of fresh and fruit vegetables, cut down on salt during your period to reduce bloating and the fluid retention, cut down on caffeine to feel less tense and irritable, eat food that are high in calcium. Okay, so these are some points relating to the menstruations, okay, menstruation period. ओके, देन हमारी जो नेक्स्ट PIB है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द अपस्किल वर्कर्स एंड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर द ग्लोबल टेक्सटाइल एंड द अपैरेल मार्केट। सो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने देखा कि जो हमारे जो सेक्टर्स है, जो स्मॉल साइज के जो फैक्ट्रीज हैं, ओके, वो क्या हो रही हैं, हमारी जो इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे रॉ मटेरियल का स्ट्रॉन्ग बेस है, मैन पावर का स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी भी हम जो ग्लोबल फैब्रिक एक्सपोर्ट से हम पीछे क्यों हैं, ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एवरेज फर्म्स
एंड द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ओके, इसके लिए यहाँ पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं कि हम एक अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे टू एवरी स्मॉल साइज फर्म टू बूस्ट द ग्लोबल टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, देन वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने ATUFS स्कीम के बारे में बात की, दैट इज अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। एंड ये जो स्कीम है ये क्या करेगी, कैन गिव अ बूस्ट टू स्मॉल स्केल फर्म्स एंड concerted efforts must be made to deliver the benefit of the scheme to the firms in second and the tier town or rural areas। ओके, सो ये स्कीम है जो किस तरीके से स्मॉल स्केल फर्म्स है उनको किस तरीके से बूस्ट करेगी। सो यहाँ पर इस स्कीम को मेंशन किया। देन उन्होंने नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया कि नीति आयोग इज आल्सो वर्किंग plans to work with the textile sector to set up a mega textile firm to boost export। ओके, सो किस तरीके से जो हमारा जो इंडिया में जो ग्लोबल फैब्रिक एक्सपोर्ट है जो हमारा वो जो कि पीछे रह रहा है उसको बूस्ट करने के लिए किस तरीके से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट स्कीम्स एंड किस तरीके से बूस्ट करें उसको उस पर मेंशन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसका, AEPC का। ओके, AEPC मींस अपैरल प्रोडक्ट ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, सो AEPC का जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर बूस्टिंग दिस एक्सपोर्ट सेक्टर। सो AEPC क्या है, AEPC इज एस्टैब्लिश्ड इन 1978 अंडर द banner of the Ministry of Textile and it is a statutory body। Okay, and AEPC official body of the apparel export and that provide invaluable assistance to the Indian exporters as well as importers, international buyers who choose India as their preferred sourcing destination for garments। देन इसका विजन क्या है AEPC का, टू प्रमोट सपोर्ट एंड फैसिलिटेट इंडियन अपैरल इंडस्ट्री to enhance its competitive advantage and global positioning in holistic and sustainable way। Okay, sustainable way। Then इसका missions, AEPC का मिशन क्या है, AEPC का मिशन है attain the vision by facilitating the industry to achieve the nation's target on export promotion, employment generation, productivity enhancement and brand creation in responsible and progressive manner। ओके, अब यहाँ पर हम इसके AEPC के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। याद रखिएगा, इसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एडवांस इंक्रीज और डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप रेडीमेड गारमेंट्स बट एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर याद रखिएगा कुछ चीजों को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूडिंग द वूलन knitwear और a garment of leather, jute and hemp। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज to undertake all export promotion measures, particularly to undertake market research, providing inputs for budget, foreign trade policy, provide input for various FTAs, PTAs and the bilateral agreements। Okay, then the third क्या है, publicize or highlight to the importers and the public in the foreign countries the advantage of trade commerce with India or to create a linking for the various types of garments market for the purpose of continuously or regularly reporting to the manufacturers। Then the fourth one is to assist the member, especially in a small scale sector, by giving assistance in the matter of understanding and implementation of drawback or a rule of procedures and how to apply the facility and how to get the benefit from these schemes। Okay, then establish a design center to evolve or improve design pattern and the garment suitable for export or to improve the qualities। Then to undertake training of workers or technical personnel to improve the skill of workers। Then the last objective क्या है, to obtain from the member of council to prepare for the council as whole and action plan for the promotion of export, development of the export market, generation of production of export। Okay, so these are important main objectives। इसका एक ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव में जो पहला पॉइंट है कि टू प्रमोट द एडवांस इंक्रीज डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स बट एक्सक्लूडिंग वोल knitwear गारमेंट्स ऑफ लेदर, जूट एंड हेम्प। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस ऑब्जेक्टिव से कि क्या एक्सक्लूड है, यहाँ पर याद रखिएगा।
देन यहाँ पर हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं इस फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया। ओके, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर द मैन मेड फाइबर्स and the technical textile by the government. And he also lauded the effort of AEPC and the Ministry of Textile for promoting the manufacturing and the export of medical textiles, PPE kits, face shields, mask, gloves during the pandemic. Okay. एंड इस तरीके से उन्होंने इंडिया के कुछ ग्रोथ के बारे में बात की, किस तरीके से एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, एंड स्कीम्स के बारे में बात किया। ओके, एंड उन्होंने बोला कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में, इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 45 मिलियन पीपल। ओके, एंड ही सेड द सेक्टर कैन प्ले अ मेजर रोल इन द टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, and it is very important foreign exchange earning industry for India and contributing to about 12% in our export earning. So ये कुछ benefits हैं टेक्सटाइल सेक्टर के। देन याद रखिएगा कि इंडिया स्टैंड सेकंड इन पोजीशन इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई किट्स। एंड ओके, याद रखिएगा पहले स्टार्टिंग में जो पीपीई किट्स पहले इंडिया क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, ओके, बाय अनदर कंट्रीज। लेकिन अब जो हमारे जो प्रधानमंत्री का जो मेन मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया, उस पे उसके ग्रोथ के साथ हमारी जो इंडिया है वो अब सेकंड पोजीशन पे आ गई है, एंड इट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दी पीपीई किट्स एंड एक्सपोर्टिंग दी पीपीई किट्स। पीपीई किट्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, आप वहां से उसे रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो न्यूज है एक एमओयू से न्यूज है, एमओयू से रिलेटेड न्यूज है जो इंडियन आर्मी ने साइन किया किसके साथ, एसआईडीएम के साथ, ऑन इंडिजिनाइजेशन एंड द इनोवेशन पार्टनरशिप। ओके, सो जो एसआईडीएम क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर। ओके, एंड इंडियन आर्मी ने दोनों ने एक एमओयू साइन की है। कब साइन की है, ऑन द 21 जनवरी 2021 टू प्रोवाइड द इंडिजिनाइजेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स विजन आत्मनिर्भर भारत। एंड इसका मेन मोटो क्या है इस एमओयू का, टू अचीव ए स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट्स। जो हम कुछ फॉरेन चीजें जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से हमारे इंडियन आर्मी के लिए, उसको हटा के जो हमारा प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ावा देने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। एंड ये जो एमओयू है ये कब साइन हुआ है, साइन ऑन द ओकेजन ऑफ 25 ईयर ऑफ आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, एंड ये जो कोलैबोरेशन होगा, कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द इंडस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन द 1995 विद द इंडियनाइजेशन ऑफ स्पेयर्स एंड हैज प्रोग्रेस टू अ मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म एंड अ वाइड रेंज ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट। सो ये एमओयू किस तरीके से बेनिफिट करने वाली है, ये एमओयू साइन क्यों हुई, बिकॉज हमारी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है जो जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडिया की जो इंटरनेशनल में रिलेशन जो है उसमें किस तरीके जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो उसके साथ कुछ अनरिजॉल्व जो बॉर्डर इशू है, ओके, अनरिजॉल्व बॉर्डर इशू हो गया। सो इन सब चीजों का एड्रेस करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को इंडियनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। एंड इसके लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा आर्मी डिजाइन ब्यूरो, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक्ट करेगा एज अ डायरेक्ट फैसिलिटेटर विद द इंडस्ट्री एंड देयर बाय कनेक्ट द डिफेंस मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली विद द यूजर्स। सो ये था एमओयू के बारे में जो साइन हुआ इंडियन आर्मी एंड एसआईडीएम के बारे में, और ये क्यों साइन हुआ उसके बारे में डिस्कस किया, ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस, अनरिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज एज लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। ओके, दैट्स व्हाई ये एमओयू साइन की गई है। एंड एक और रीजन है ये एमओयू साइन करने का, वो रीजन क्या है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। एंड इससे क्या होगा, हम जो डिपेंडेंसी है जो फॉरेन कंट्रीज में जो इक्विपमेंट्स की जो डिपेंडेंसी है कि ये चीज हमें चाहिए, वो अब हमारे इंडिया में बनेगी। ओके, और इससे एक चीज और होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा।
देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने चेयर सम मीटिंग ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ MGIEP इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो MGIEP क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एंड यहाँ पर हम MGIEP के बारे में स्टडी करेंगे। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है। इस वीडियो में हम MGIEP के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या एंड किस तरीके से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को बनी है वो किस तरीके से उसको बूस्ट करेगी और ग्रोथ फुल रहेगी। सो MGIEP क्या है, इट इज एन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, and it was established by UNESCO in cooperation with the government of India in 2012. Okay, so Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development is an educational research institute based in New Delhi, and it was established by UNESCO in cooperation with government of India in November 2012. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम नोट कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स MGIEP के बारे में। इट इज द फर्स्ट यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स kind in the Asia Pacific region situated in the New Delhi, and इसका main focus क्या है, it is the UNESCO category 1 research institute that focus on the sustainable development goal 4.0। 4.0 जो goal है sustainable development का वो क्या है, towards the education for building peaceful and sustainable societies across the world। Okay, and it has developed a social emotional learning curriculum called Library, and which was designed to build 4 competency: critical inquiry, mindfulness, empathy, and the compassion। Okay, and the flagship publication of MGIEP, that is Blue Dot, and which focuses on social and emotional learning। सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो रमेश पोखरियाल, उन्होंने बोला है कि दैट बोथ MGIEP एंड यूनेस्को विल प्ले अ major role in the implementation of new education policy। Okay, and he also sought their suggestion and cooperation on the implementation of new education policy to make India a global knowledge superpower। Okay, उसके बाद हमारे जो यूनियन मिनिस्टर उन्होंने कुछ स्कीम्स के बारे में बात की है। ओके, जो हमें इम्प्रूव करता है, दैट इम्प्रूव द एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो वो स्कीम का क्या नाम था, निष्ठा। ओके, एक इनिशिएटिव है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, एंड इट इज अ डिजिटल लर्निंग थ्रू दी दीक्षा। दीक्षा एक पोर्टल है, एंड अदर स्कीम के बारे में उन्होंने बात की, जैसे समग्र शिक्षा अभियान। ओके, ये सब क्या किस तरीके से हेल्पफुल होगा, दे आर हेल्पफुल टू इम्प्रूव द एक्सेस, इक्विटी एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली कमिटेड टू अचीविंग द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 4.7 जो गोल है वो किस लिए है, टुवर्ड्स द एजुकेशन फॉर बिल्डिंग पीसफुल एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो ये थी इंपॉर्टेंट हमारे मिनिस्ट्रीज की न्यूज। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द डेली इन्फो ऑफ द डेली न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।